प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी सेकेंड ईयर की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा अरेखीय विरूपण एवं रव का न्यूनीकरण। देखिए, हमने पुनर्निवेश के बारे में आप लोगों को फिर से समझा दूं कि पुनर्निवेश हमने पढ़ा। पुनर्निवेश क्या होता है, ये किस प्रकार के होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। पुनर्निवेश का मतलब होता है कि जो परिपथ है, परिपथ से जो निर्गत वोल्टता और निर्गत जो धारा निकल रही है, उस निर्गत वोल्टता निर्गत धारा में से कुछ अंश, कुछ भाग को वापस निवेशी में जोड़ना, ये कहलाता है पुनर्निवेश। अब यदि जो हम जोड़ रहे हैं वो ऋणात्मक है तो इसे ऋणात्मक पुनर्निवेश कहते हैं, और यदि हम जो वोल्टेज जोड़ रहे हैं वो धनात्मक है तो हम उसे धनात्मक पुनर्निवेश की श्रेणी में रखते हैं। इस तरह से पुनर्निवेश दो प्रकार का हो जाता है, धनात्मक पुनर्निवेश और ऋणात्मक पुनर्निवेश। यहाँ तक मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। अब हम जानेंगे कि ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा, जो ऋणात्मक पुनर्निवेश हम कर रहे हैं, उस ऋणात्मक पुनर्निवेश के द्वारा जो अरेखीय विरूपण है और रव का मतलब होता है नॉइज, शोर का न्यूनीकरण करना। देखिए, कभी कभी इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जहां हम उनसे मिलने वाली जो आउटपुट है, उस आउटपुट में जो है एक शोर होता है, ध्वनि होती है, और उससे ऊर्जा की हानि होती है। तो उस ऊर्जा हानि, उस शोर को कम करने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट, वो युक्ति ऋणात्मक पुनर्निवेश है। ऋणात्मक पुनर्निवेश के द्वारा जो अरेखीय विरूपण है और जो नॉइस है उसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो यहाँ हम दो डायग्राम देख रहे हैं। ये एक डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम, इसमें किसी भी प्रकार का पुनर्निवेश नहीं है। यहाँ हम दूसरा डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पर जो है आउटपुट वोल्टेज का बीटा अंश जो है फीडबैक के रूप में इनपुट में दिया जा रहा है। तो यहाँ हम इसको स्टडी करेंगे। तो जब कभी किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के निवेशी वोल्टता में किसी कारण से परिवर्तन होता है तो इसकी निर्गत वोल्टता में भी परिवर्तन होता है। तो जब निवेशी वोल्टता में किसी कारण से परिवर्तन होता है तो इसकी जो निर्गत वोल्टता है उसमें भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। जैसे निवेशी बदलेगा वैसे ही निर्गत भी बदलेगा। इसमें विकृति आ जाती है। इस स्थिति में क्या आती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है, और विकृति उत्पन्न होने के कारण वह विकृति शोर के रूप को धारण कर लेती है, यानी कि हमें जो है कर्कश ध्वनि या शोर सुनाई देता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, अरेखीय विकृति। जो नॉइस हो रही है कर्णप्रिय, उस नॉइस को, उस शोर को हम क्या कहते हैं, अरेखीय विकृति। ऋणात्मक पुनर्निवेश का उपयोग करने से इस विकृति में कमी लाई जा सकती है, जिससे शोर में कमी आती है। तो हम जो ऋणात्मक पुनर्निवेश लेते हैं, इस ऋणात्मक पुनर्निवेश का उपयोग करने से जो है ये जो विकृति उत्पन्न हो रही है, अरेखीय विरूपण, और जो शोर हो रहा है, इसमें क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। शोर या रव गुणांकों के कारण निर्गत संकेतों में उत्पन्न विकृति को एक वोल्टता स्रोत Vd के द्वारा प्रदर्शित किया जाए। जो यहाँ पर शोर उत्पन्न हो रहा है, जो विकृति उत्पन्न हो रही है, इस विकृति को यहाँ हम एक वोल्टेज Vd के द्वारा व्यक्त करते हैं। Vd के द्वारा प्रदर्शित किया गया है बिना पुनर्निवेश के निर्गत वोल्टता। तो सबसे जो फर्स्ट डायग्राम है उसके अनुसार जब हम फीडबैक नहीं ले रहे हैं, तो जैसे फर्स्ट डायग्राम जो है, इस फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग जब हमने फीडबैक नहीं लिया है तो उस स्थिति में हमारे पास जो आउटपुट वोल्टता होगी वो होगी V आउट इज इक्वल टू A
वी आई यानी कि इनपुट इनटू धारा लब्धि ए और वी डी प्लस वी डी जो शोर हो रहा है उसकी वोल्टता, ये समीकरण है। अब फिगर 2 से जब हम पुनर्निवेश देते हैं तो पुनर्निवेश सहित स्थिति में जो निर्गत वोल्टता है उसे ज्ञात करने के लिए निर्गत का कुछ भाग, जो निर्गत वोल्टता है उसका कुछ भाग हम क्या करते हैं, पुनर्निवेश पर आरोपित कर देते हैं। जब पुनर्निवेश सहित निर्गत वोल्टता का मान कितना होगा, वी आउट डैश, जो निर्गत पुनर्निवेश सहित की कंडीशन में जो हम आउटपुट वोल्टता लेंगे वो है अपने पास वी आउट डैश के रूप में, और जो लब्धि है उसके साथ जो वोल्टता होगी और जो वोल्टता होगी वो होगी हमारे पास वी आई एफ ए प्लस वी डी के रूप में, और वी आई एफ जो इनपुट में जो कुल वोल्टता है वो इनपुट प्लस फीडबैक के योग के बराबर होती है। तो वी आई एफ को हम यहाँ वी इनपुट और फीडबैक वोल्टता के योग के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने इसको इस तरह से लिख दिया। यदि वी एफ निर्गत वी ओ डैश का बीटा भाग पुनर्निवेश में उपयोग किया जाता है, यानी कि जो हमें आउटपुट मिल रही है उस आउटपुट का बीटा भाग, उस आउटपुट का कितना बीटा भाग वापस हम क्या कर रहे हैं, पुनर्निवेश वी एफ के रूप में दे रहे हैं। जैसे कि आउटपुट वी ओ है, वी ओ डैश है, तो वी ओ डैश का बीटा भाग यानी कि बीटा वी ओ डैश हम क्या कर रहे हैं, पुनर्निवेश में दे रहे हैं। तो वी ओ डैश आपके पास हो जाएगा वी आई डैश प्लस बीटा वी ओ डैश इंटू ए वी डी के रूप में, यानी कि जो फीडबैक दे रहे हैं हम आउटपुट का बीटा भाग के रूप में हमने दिया है। तो वी ओ डैश बराबर ए वी आई डैश प्लस ए बीटा वी ओ डैश प्लस वी डी। तो यहाँ से हम देखिए वी ओ डैश यहाँ है, वी ओ डैश यहाँ है, तो इनको एक तरफ लेंगे, वी ओ डैश को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ हमारे पास बनेगा 1 माइनस ए बीटा इज इक्वल टू ए वी आई डैश प्लस वी डी के रूप में ये समीकरण बनती है। तो वी ओ डैश बराबर जो 1 माइनस ए बीटा है उसका भाग दोनों तरफ देंगे, तो ये हमने भाग दे दिया, इधर ले आए, तो a अपॉन 1 माइनस ए बीटा, इसे हम वी आई डैश इंटू ए एफ, तो ये हो गया आपके ए एफ, ठीक है, फीडबैक की स्थिति में लब्धि, तो ए एफ प्लस वी डी अपॉन 1 माइनस ए बीटा, तो वी डी अपॉन 1 माइनस ए बीटा को हम वी डी एफ के रूप में लिख रहे हैं। तो ये समीकरण बनेगी वी ओ डैश इज इक्वल टू वी आई डैश ए एफ प्लस वी डी एफ के रूप में। यदि जो फीडबैक है वो निगेटिव फीडबैक है यानी कि ऋणात्मक पुनर्निवेश है, तो उस स्थिति में हमारे पास जो 1 माइनस ए बीटा है, 1 माइनस ए बीटा है, तो ऋणात्मक पुनर्निवेश की स्थिति में 1 माइनस ए बीटा का मान कितना होगा, ग्रेटर देन 1 होता है। हम जानते हैं यदि पुनर्निवेश ऋणात्मक है तो उस स्थिति में 1 माइनस ए बीटा कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो जब ये धनात्मक होगा तो 1 से बड़ा होगा, तो उस स्थिति में जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। ए एफ का मान क्या होगा, यहाँ ये इसका मान बढ़ेगा, इसकी वैल्यू बढ़ेगी 1 माइनस ए बीटा की, तो वी डी एफ का मान क्या होगा, कम होगा, किसकी तुलना में, वी डी की तुलना में। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी डी एफ जब ऋणात्मक पुनर्निवेश दिया जाएगा तो उस स्थिति में जो यानी कि शोर की जो वोल्टता है फीडबैक की कंडीशन में वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी वी डी की तुलना में। अतः स्पष्ट है कि ऋणात्मक पुनर्निवेश की स्थिति में अरेखीय विकृति के मान में क्या आती है, कमी आती है, जिससे शोर में भी क्या आ जाएगी, कमी होगी, यानी कि शोर भी क्या होगा, कम रहेगा। अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की।
जो है आवृत्ति अनुक्रिया में सुधार और बैंड चौड़ाई में वृद्धि। आवृत्ति अनुक्रिया में सुधार तथा बैंड चौड़ाई में वृद्धि इसके द्वारा, ऋणात्मक पुनर्निवेश के द्वारा। तो देखिए आरसी युग्मित यानी कि प्रतिरोध और संधारित्र युग्मित जो प्रवर्धक है उसके लिए जो आवृत्तियां हैं, उस आवृत्तियों के लिए धारा एवं वोल्टता लब्धि निम्न प्रकार होती है। ये निम्न वो आवृत्ति कंडीशन में यानी कि लो कंडीशन में, लो फ्रीक्वेंसी, एल का मतलब लो फ्रीक्वेंसी, तो लो फ्रीक्वेंसी की कंडीशन में धारा या वोल्टता लब्धि कितना होगी, ए एल बराबर ए एम अपॉन 1 माइनस आई, आयोटा, आई का मतलब यहाँ क्या है आयोटा एफ एल अपॉन एफ के रूप में। दूसरी स्थिति है हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी हायर हो उस स्थिति में जो धारा लब्धि है या वोल्टता लब्धि है, एच का मतलब हायर, तो ए एच इज इक्वल टू ए एम अपॉन 1 प्लस आयोटा एफ अपॉन एफ एच, एफ अपॉन एफ एच। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहाँ बात करते हैं हम यहाँ मध्य आवृत्ति पर, यहाँ मध्य आवृत्ति पर धारा लब्धि ए एम, यहाँ मध्य आवृत्ति पर धारा लब्धि का मान है वो ए एम है, तथा एफ एल एवं एफ एच क्रमशः निम्न तथा उच्च अर्ध शक्ति आवृत्तियाँ हैं। एफ एल और एफ एच क्या है यहाँ पर, निम्न और उच्च अर्ध शक्ति आवृत्तियाँ। हम जानते हैं कि प्रत्येक संकेत आवृत्ति के लिए पुनर्निवेशन सहित प्रवर्धक की लब्धि ए एफ, पुनर्निवेश सहित प्रवर्धक की लब्धि ए एफ का मान ए एफ इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा के रूप में रहती है। तो यहाँ जो बीटा है वो क्या है, पुनर्निवेशन अनुपात होता है कि कितनी हमने जो है फीडबैक के रूप में हम दे रहे हैं। तो निम्न आवृत्तियों पर जो पुनर्निवेश, निम्न आवृत्ति की कंडीशन पे हम बात करें तो निम्न आवृत्तियों पर जो पुनर्निवेश सहित प्रवर्धक की जो लब्धि होगी वो हो जाएगी ए एल एफ, यानी कि विद फीडबैक जो लब्धि है ए एल एफ इज इक्वल टू ए एल अपॉन 1 माइनस ए एल बीटा के रूप में हो जाएगी। तो समीकरण 4 में, जो समीकरण 4 है, यहाँ समीकरण 1 से ए एल का मान यहाँ रखते हैं। तो ए एल का मान रखा हमने ए एल एफ ए एम अपॉन 1 माइनस आयोटा एफ एल अपॉन एफ, 1 माइनस बीटा ए एम अपॉन 1 माइनस आयोटा एफ एल अपॉन एफ के रूप में हमने यहाँ वैल्यू पुट। अब देखिए हमने वैल्यूज पुट कर दी और वैल्यू पुट करने के बाद हम इसको सोल्व करते हैं। तो ए एम अपॉन 1 माइनस आयोटा एफ एल अपॉन एफ, यहाँ बनेगा 1 माइनस बीटा ए एम अपॉन ये ए, इस बीटा के साथ जो गुणा में था ए एल उसके लिए है ये वैल्यू, तो 1 माइनस आयोटा एफ एल अपॉन एफ। अब हम इस पद के लिए 1 अपॉन आयोटा एफ एल अपॉन एफ को हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम के रूप में लेते हैं। तो यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे इसका तो ये बटे में जाएगी, तो बटे में जाकर इस भाग को हम कहाँ ले जा सकते हैं, ऊपर की तरफ। तो 1 माइनस आयोटा एफ एल अपॉन एफ से 1 माइनस आयोटा एफ एल अपॉन एफ पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा एफ एल अपॉन एफ माइनस बीटा ए एम। तो यहाँ हमने एलसीएम लिया था ये पद, तो यहाँ ये पद बन जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ए एल इज इक्वल टू ए एम अपॉन 1 माइनस बीटा ए एम माइनस आयोटा एफ एल अपॉन एफ के रूप में ये समीकरण बन गई। ठीक है, अब यहाँ ए एल एफ इज इक्वल टू ए एम अपॉन यहाँ से 1 माइनस बीटा ए एम को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले कर रहा हूँ। तो 1 माइनस बीटा ए एम यहाँ मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ इसकी जगह क्या बनेगा, 1 माइनस इसका पूरे का भाग लग जाएगा इसमें, तो आयोटा एफ एल अपॉन एफ 1 माइनस बीटा ए एम के रूप में ये
हमने इसमें भाग दे दिया। ALF इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा, ALF इज इक्वल टू इस पूरे पद को AM अपॉन 1 माइनस बीटा AM को मैं किससे व्यक्त कर रहा हूँ, AMF के रूप में, ठीक है। AMF के रूप में मैंने इसे व्यक्त कर दिया। तो 1 माइनस अपॉन 1 माइनस आयोटा FL अपॉन F 1 माइनस बीटा AM। तो ALF इज इक्वल टू हमारे पास जो पद बनेगा वो बनता है AMF अपॉन 1 माइनस जो यहाँ पर आपके FL अपॉन 1 माइनस बीटा AM था, इसे भी हम FLF के रूप में लिख सकते हैं। तो FLF अपॉन F के रूप में हमने इसे लिया। लो फ्रिक्वेंसी कंडीशन में जो फीडबैक है, फीडबैक के लिए FLF को ये फीडबैक की कंडीशन में हो गया। तो यहाँ FLF पुनर्निवेश सहित निम्न अंतक आवृत्ति कहलाता है। यहाँ जो FLF लिया है हमने, ये लो फ्रिक्वेंसी की स्थिति में पुनर्निवेश सहित निम्न अंतक आवृत्ति होती है। ऋणात्मक पुनर्निवेश में 1 माइनस बीटा AM का जो मान है वो ग्रेटर देन होता है, 1 से बड़ा होता है, इसलिए FLF इज लेस देन टू FL। तो देखिए यहाँ से हम कंडीशन से समझे इस चीज़ को कि 1 माइनस बीटा AM का मान ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि 1 से बड़ा होगा, धनात्मक होगा, वैल्यू बढ़ेगी। तो ये वैल्यू बढ़ने पर FLF का मान क्या होगा, घटता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यही बात हम यहाँ समझ रहे हैं इस थ्योरी में कि 1 माइनस बीटा AM जब बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, तो जब इसकी वैल्यू बड़ी होगी तो FLF यानी कि पुनर्निवेश सहित निम्न अंतक आवृत्ति का मान बिना पुनर्निवेश की अंतक आवृत्ति के मान से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात बंद पाश प्रवर्धक के लिए निम्न अर्ध शक्ति आवृत्ति FLF का मान खुले पास प्रवर्धक या पुनर्निवेश रहित प्रवर्धक की निम्न अर्ध शक्ति आवृत्ति FL के मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसी प्रकार उच्च आवृत्ति पर खुले पास प्रवर्धक के लिए जो लब्धि है AH इज इक्वल टू हम क्या ले रहे थे, AM अपॉन 1 प्लस आयोटा F अपॉन FH के रूप में। पुनर्निवेश करने पर संशोधित होकर जो लब्धि होगी, पुनर्निवेश की कंडीशन में जो संशोधित लब्धि का मान होगा वो क्या होगा, देखते हैं। पुनर्निवेश की कंडीशन में जो लब्धि होगी वो होगी AH अपॉन 1 माइनस AH बीटा के रूप में। तो यहाँ हम AH की वैल्यू रखते हैं। AH बराबर हमारे पास जो है AM अपॉन 1 माइनस आयोटा F अपॉन FH के रूप में है। तो यहाँ पर भी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर भी वैल्यू रख दी हमने, और इसे वही एलसीएम लेकर के हमने सोल्व किया। तो 1 प्लस आयोटा F अपॉन FH से 1 प्लस आयोटा F अपॉन FH कैंसिल हो जाएगा, और इसे एलसीएम लेकर के यहाँ से 1 माइनस AM बीटा को हमने कॉमन लिया, कॉमन लेकर के इसे सोल्व करते हैं। तो ये पद हमारे पास बनता है, और AMF जो AM अपॉन 1 माइनस बीटा AM है, इसे हमने AMF से व्यक्त किया है। तो यहाँ AHF बराबर AMF अपॉन 1 प्लस आयोटा F अपॉन FH 1 माइनस बीटा AM के रूप में ये पद बना। तो AHF इज इक्वल टू AMF अपॉन 1 प्लस आयोटा F अपॉन FHF के रूप में हम इस पद को ले रहे हैं, यानी कि जो यहाँ वैल्यू है FH 1 माइनस बीटा M, इसे हम FHF के रूप में, यानी कि फीडबैक की कंडीशन में उच्च आवृत्ति के रूप में हम ले रहे हैं। पुनर्निवेश की स्थिति में अंतक हाई फ्रीक्वेंसी के रूप में हम इसे ले रहे हैं। तो FHF बराबर कितना हो गया, FH 1 माइनस बीटा AM। तो जब ऋणात्मक पुनर्निवेश हम यहाँ देंगे तो ऋणात्मक पुनर्निवेश की स्थिति में जो बीटा का मान है वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव होते ही ये पूरी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो जब 1 माइनस बीटा AM की वैल्यू बढ़ेगी तो जो
ये बीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो उस स्थिति में जो एफ एल एफ है, एफ एल एफ इज इक्वल टू एफ एल अपॉन 1 प्लस बीटा एम। तो जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इस पद की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि 1 प्लस बीटा ए एम का मान में बढ़ेगा, तो एफ एल एफ यानी कि जो फीडबैक है निम्न आवृत्ति की कंडीशन में, फीडबैक की कंडीशन में, तो एफ एल एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि एफ एच एफ इज इक्वल टू, जब बीटा ऋणात्मक पुनर्निवेश देंगे तो बीटा क्या होगा, प्लस होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो जो हायर उच्च पुनर्निवेश की स्थिति में जो उच्च अंतक आवृत्ति है उसके मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और निम्न अंतक आवृत्ति के मान में क्या होगी, कमी होगी। अतः स्पष्ट है कि ऋणात्मक पुनर्निवेश की उपस्थिति में पुनर्निवेश सहित निम्न अंतक आवृत्ति में कमी तथा उच्च अंतक आवृत्ति में क्या होगी, वृद्धि हो जाती है। अतः बैंड चौड़ाई एफ एस माइनस एफ एल और बैंड चौड़ाई फीडबैक की कंडीशन में, यानी कि जब हम फीडबैक दे रहे हैं उस कंडीशन में बैंड चौड़ाई एफ एच एफ माइनस एफ एल एफ तो यहाँ जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो एफ एच एफ माइनस एफ एल एफ का जो मान है वो इसकी तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि फीडबैक की कंडीशन में जो आपके पास बैंड चौड़ाई का मान है वो बड़ा होगा विदाउट फीडबैक की स्थिति में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब हम फीडबैक दे रहे हैं उस कंडीशन में जो है बैंड चौड़ाई का मान क्या होगा, अधिक होगा विदाउट फीडबैक की कंडीशन के। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अतः ऋणात्मक पुनर्निवेश की उपस्थिति में आवृत्ति अनुक्रिया में सुधार होता है और बैंड चौड़ाई के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये फर्क पड़ता है फीडबैक का। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक लेंगे। थैंक यू।